ये यार बिग बैंग का मेरे को ना नाम गलत लगता है, क्योंकि वो हमने बिग बैंग बोल दिया ऐसा सोच करके कि कुछ ब्लास्ट हुआ था, ऐसी फीलिंग आती है, बट ये कोरिलेट नहीं होता जो थ्योरीज में अदरवाइज सुनता हूँ। तो एक्चुअली बैंग जो है, वो बैंग का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन। हाँ, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर माने तो एक्सप्लोजन से होता क्या है? एक्सपेंशन। किसी भी चीज़ का रैपिड एक्सपेंशन जो होता है उसको हम आज एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये था, जब यूनिवर्स बना तो रैपिड एक्सपेंशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ना आज के कॉन्टेक्स्ट में, मगर उस समय हुआ था मैटर का इन्फ्लेशन। बहुत ही उस समय जब यूनिवर्स बना, तब आप इमेजिन करें कि आज हम, आप, ये टेबल, ये कुर्सी, जो कुछ भी है हमारे आसपास, ये सारे स्टार, सारी गैलेक्सीज, सब कंप्रेस्ड फॉर्म में एक पॉइंट के फॉर्म में था। अब ये पॉइंट के पीछे क्या था, इससे पहले क्या था, ये साइंटिस्ट को नहीं पता, ना हम आज तक पता कर पाए, क्योंकि इससे पहले की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय टाइम का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय नहीं होता, समय नहीं था। हाँ। तो हम ये नहीं कह सकते उससे पहले क्या था, क्योंकि पहले वर्ड भी नहीं था। हाँ, पर हाँ करेक्ट है ना। पर उसके ऊपर भी ना बहुत सारे थ्योरीज हैं कि ये बिग बैंग भी बार बार होता है, ये बिग बैंग होता है, फिर बिग कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर दोबारा बिग बैंग होता है। खैर अभी हम अभी की लाइफ के बारे में चलते हैं, बट ये कोई थ्योरी है आपकी, हर एक की अपनी एक धारणा होती है ना, कि भाई मेरे हिसाब से शायद ये ठीक लग रहा है। बिग बैंग से पहले क्या था, उसमें आपकी क्या थ्योरी है? मैंने जो समझा है वो ये है कि सिंगुलैरिटीज़ जो हैं, जो हम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं कि बिग बैंग वाज अ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब वो होता है कि जहाँ पर आकर आपका जो ग्राफ है, जो इक्वेशंस हैं, वो फेल हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो वो सिंगुलैरिटीज़ आज भी यूनिवर्स में बहुत सारी जगह एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लैक होल्स। हाँ, ठीक है, ब्लैक होल्स का मतलब ही सिंगुलैरिटी है। और जो कैलकुलेशंस हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो ये बताती हैं कि इन सिंगुलैरिटी के अंदर से अगर आप जाएं तो यू कैन गो टू पैरेलल यूनिवर्सेस। ये फैक्ट है, ये जो हम मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सब थ्योरीज हैं जो आज से 50 साल पहले साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट की हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि वो सिंगुलैरिटी जो हम एक बोल रहे हैं कि एक बिग बैंग हुआ था या एक यूनिवर्स एक पॉइंट मास था, वो हो सकता है कि कई बार हुआ हो, कई बार होता रहा हो, हमें नहीं पता। हाँ, पर यार ये मतलब इतना फैसिनेटिंग है कि कहीं ना ये फिलोसफिकल लेवल पे ओरिजिन ऑफ गॉड पे चला जाता है ये सवाल, कि अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था तो वेयर इज द ओरिजिनेशन ऑफ गॉड्स? देखिए, गॉड्स का ओरिजिनेशन तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक सोसाइटी ने खुद को बांधने के लिए एक रिलीजन बनाया है। हाँ, रिलीजन इज द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। गॉड ने रिलीजन नहीं बनाया है, या गॉड ने ह्यूमंस को नहीं बनाया, ह्यूमंस ने गॉड को हर एक सिविलाइजेशन ने अपने हिसाब से गॉड की नई डेफिनेशन दी है। अब क्योंकि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप इसके अंदर डीप में जाएंगे यूनिवर्स के क्रिएशन में, तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि यूनिवर्स जो बना है वो इक्वेशंस के रिजल्ट से नहीं बना है। एज पर इक्वेशन साइंटिस्ट आज कैलकुलेट करते हैं कि अगर सब कुछ लॉज के हिसाब से हो रहा होता, जो लॉज आज यूनिवर्स फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से होता, तो कभी कुछ बनता ही नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इनइक्वेशंस लेड टू लाइफ। एग्जैक्टली। तो उसमें हुआ ये कि एक एरर हुआ, 1 in a billion एरर हुआ, जिस कारण मैटर बना। उसका बैकग्राउंड समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि हमें इस बिग बैंग, जो हम बैंग बोल रहे हैं, उसके बारे में पता कैसे चला। हाँ, तो उसके बारे में पता कैसे चला है, आप इमेजिन कीजिए कि सन आज जो है वो एक बल्ब है जो हमें रोशनी दे रहा है। अगर मैं, एक स्विच है सन का, और मैं उस स्विच को बंद कर दूं, तो अगर अभी मैंने स्विच बंद किया तो आपको कितनी देर में पता चलेगा? 8 मिनट। हाँ, 8.3 मिनट टू बी एग्जैक्ट। जितनी देर में स्पीड ऑफ लाइट जो है, जितनी देर में लाइट सन से अर्थ तक पहुंच रही है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टार हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है और हम स्काई में उसे देख रहे हैं, तो हम एक स्टार को देख रहे हैं जो 4 लाइट ईयर दूर है, क्या अभी वो स्टार वहीं पे है? ये नहीं पता हमें। एग्जैक्टली, क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं। वो 4 साल पहले वहाँ पर था, वो वहाँ पर था, इसलिए वो हमें आज वहाँ दिख रहा है। राइट। हाँ, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं
कि इसका मतलब ये है कि 13.8 बिलियन साल पहले जब क्रिएशन की बात हो रही है, जब बिग बैंग की बात हो रही है, हाँ. तो उस समय जो एनर्जी निकली थी, जो रेडिएशंस निकली थी, वो ट्रैवल करती हुई हमारे तक जब पहुंचेंगी, तब हमें, अगर हमने उसको डिटेक्ट कर लिया, तब हम जान पाएंगे कि वो हमें दिख रहा है. अब वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है ऑफ कोर्स, इसलिए हमें विजिबली नहीं दिखेगा, मगर हमारी मशीन्स उसको रीड करेंगी और ये पता कर पाएंगे कि ये वहाँ की एनर्जी है, वहाँ की रेडिएशन है जो आ रही है, जो उस बिग बैंग की रेडिएशन है. एंड वी गॉट टू नो दैट बिकॉज 70s के आसपास साइंटिस्ट ने उस रेडिएशन को पकड़ा था. और उसको बोला जाता है CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन. ये कैसे पता चला कि ये वही रेडिएशन है? हाँ. ये कैसे पता चला? हाँ. ये इसलिए पता चला कि जब डिटेक्टर्स लगाए गए तो ये देखा गया कि एक टाइप की ये रेडिएशन सभी डायरेक्शन से इक्वली आ रही है. जब यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड हुआ तो वो रेडिएशन सभी तरफ इक्वली फैली, सभी तरफ से इक्वली आ रही है और एक ही स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में आ रही है. अब रेडिएशन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है, ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं. हम अगर सिंपल वे में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट बॉडी जो होती है, साइंटिफिकली परफेक्ट बॉडी, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन देती है. अगर वो उसका टेम्परेचर मैं 100 डिग्री बढ़ा दूंगा तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. तो 2.7 केल्विन की रेडिएशन आती है, उसको CMBR बोलते हैं. हाँ. इससे पता चला हमें कि ये एक बिग बैंग हुआ था और उस समय ये रेडिएशन निकली थी जिसको हम अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. वाव. और इसके अलावा आज अगर आप गूगल पे डालेंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्पेस, हालांकि स्पेस में टेम्परेचर का फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि स्पेस तो एक वैक्यूम है. टेम्परेचर आप किसका नापोगे? टेम्परेचर जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं जिसको. हाँ. तो स्पेस में तो कोई एटम ही नहीं है. आप अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भी ऊपर चले जाओ तो कोई एटम ही नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं है. बट फिर भी एक जनरल जो एक्सेप्टेड नॉर्म ये है कि स्पेस का जो टेम्परेचर है वो 2.7 केल्विन होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे CMBR एग्जिस्ट करती है. तो वो CMBR का टेम्परेचर है एक्चुअली. तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक था, ये सबसे पहला सॉलिड प्रूफ था कि बिग बैंग थ्योरी, जो थ्योरी हमें दी है, वो सही हो सकती है. तो यानी कि क्योंकि वो एक ही जगह से एक्सपैंड करा और हम भी उस समय उसी पॉइंट इन ओरिजिन पे थे, तो जब ये एक्सपैंड हुआ और वो रेडिएशन निकला तो वो उसके हर मैटर कहीं ना कहीं वो घिरा हुआ है, हर मैटर उसी रेडिएशन से. तो ये आप अर्थ पे जाओ या अर्थ के आसपास कहीं भी चले जाओ या यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपको CMBR मिलेगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही फैला है. बिल्कुल. और जब यूनिवर्स का ये जो बिग बैंग इंसिडेंट हुआ था, हाँ, ऐसा माना जाता है कि कुछ 10⁻32 सेकेंड्स में रैपिडली एक्सपैंड हुआ और एक गुब्बारा बन गया, एक धुआं बन गया. इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप. सूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय कुछ भी डिफाइंड नहीं था कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है या फोटोन क्या है. कुछ भी नहीं था, बस एक गुब्बारा था जो फूलता जा रहा था. और गुब्बारा फूलता जा रहा है, वो ओपेक है, उसमें से लाइट भी बाहर नहीं आ रही, वो ब्लैक है एकदम. क्यों नहीं बाहर आ रही है? क्योंकि वो गुब्बारे के अंदर फोटोन्स जो हैं, जो बन रहे हैं, वो ट्रैप्ड हैं. अब वो क्यों ट्रैप्ड हैं? क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि फोटोन्स की एनर्जी इतनी हाई है कि जो भी एटम बनने की कोशिश कर रहा है, कोई एटम कैसे बनता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बाइंड कर रहे हैं आपस में तो हाइड्रोजन एटम बन जाता है. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ बाइंड करना ही नहीं दे रहा, उससे पहले फोटोन उसे टकरा के उसको दूर फेंक दे रहा है. तो फोटोन वहीं खत्म हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन की उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. मगर जब धीरे धीरे यूनिवर्स ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, कोई भी चीज़ जब एक्सपैंड होगी, एरिया ज़्यादा लेगी, वॉल्यूम ज़्यादा लेगी, तो वो कूल डाउन होगी क्योंकि वो एनर्जी तो वो कांस्टेंट थी. तो वो जब कूल डाउन होते 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 जब यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन तक पहुंचा, तब एटम बनने लगे.
क्योंकि तब जो फोटॉन्स थे 3000 केल्विन पे फोटॉन्स थे, उनकी एनर्जी इतनी नहीं बची थी कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से मिलने से रोक सकें, उसको जुदा कर सकें। तो तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होने लगे। तब पहले कुछ जो एटम्स बने थे वो थे हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले जो एटम्स बने थे वो हाइड्रोजन था। हाँ, okay. क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम्स हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही एटम्स जो है वो बनने लगे थे। तो हाइड्रोजन हीलियम का एक क्लाउड बनने लगा, और तब जो डेंस फॉग था, जो सूप था, वो क्लियर होने लगा। क्लियर होके और वो थोड़ा ओपेक से ट्रांसपेरेंट की तरफ आने लगा, क्योंकि अब फोटॉन्स का रास्ता रोकने के लिए कोई नहीं था। मगर फिर भी उस एज को डार्क एज कहते हैं। जैसे अर्थ पे डार्क एज होती है वैसे ही वहाँ भी डार्क एज थी। ओके, वो डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब विजिबल लाइट नहीं थी। विजिबल लाइट जितनी एनर्जी फोटॉन्स में नहीं थी, पूरा का पूरा मैटर स्कैटर्ड था। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो मैंने फ्लॉ की बात की कि यूनिवर्स ने रूल ब्रेक करके फ्लॉ से बना यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स एक फ्लॉ से क्यों बना है? क्योंकि साइंटिस्ट्स ने जो कैलकुलेशंस की हैं उसके हिसाब से पर इलेक्ट्रॉन या हर प्रोटॉन पे 1 बिलियन फोटॉन्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अगर यूनिवर्स में 1 प्रोटॉन है तो 1 बिलियन फोटॉन्स हैं। तब बिग बैंग हुआ, तब जो एनर्जी थी उसने मैटर बनाया, मगर उसके साथ में एंटी मैटर भी बनाया, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करना था। मैटर और एंटी मैटर बना। मैटर बना, अगर फोटोन बना तो उसका जो एंटी पार्टिकल है वो बना, न्यूट्रॉन बना तो उसका एंटी पार्टिकल बना, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन बना। तो ये कहा जाता है कि पर 1 बिलियन एंटी मैटर 1 बिलियन एंड 1 मैटर वॉज क्रिएटेड। पर 1 बिलियन एंटी मैटर 1 बिलियन एंड 1 मैटर वॉज क्रिएटेड। तो मैटर स्लाइटली ज्यादा संख्या में है एंटी मैटर के, और इसीलिए वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होता है। एग्जैक्टली ये रूल यूनिवर्स ने ब्रेक किया, और इसका रीज़न साइंटिस्ट को बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने कई सारे केल पार्टिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है। थियोरेटिकली जो चीज़ होनी चाहिए, जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए केल पार्टिकल्स को, उस तरीके से वो बिहेव नहीं करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उनमें से 1 या 2 एक्सपेरिमेंट में वो नेचर के रूल्स को वायलेट करते हैं। और इस वायलेशन के कारण जब मैटर और एंटी मैटर बने, और मैटर और एंटी मैटर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन। और इस एनिहिलेशन के कारण फोटॉन्स बने। जब मैटर और एंटी मैटर कोलाइड करके वापस में कैंसिल आउट होते हैं तब फोटॉन्स बनते हैं। तो एक प्रोटॉन पे जब 1 बिलियन फोटॉन्स हैं, इसका मतलब यह है कि 1 बिलियन मैटर एंटी मैटर पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हुए और फोटॉन्स बना दिए उन्होंने। मगर जो एक बचा मैटर, वो बेचारा बच गया, और वो पूरे यूनिवर्स का मैटर कॉज करता है बेसिकली। राइट। तो जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, गैसेस, मीटियोर्स जो भी हैं, जो भी हमें फिजिकली दिखता है, हाँ, वो 1 in a बिलियन, मतलब उसका 1 बिलियन टाइम्स हाँ यूनिवर्स ने क्रिएट किया था, सारा खत्म हो गया। वाओ। और उसका 1 in a बिलियन मतलब कितना 0.0000 कितना 1 आप कैलकुलेट कर लेना, हाँ, उतना % अभी बचा है, और वो इतना कुछ है, वो इतना कुछ है। तो ये थ्योरी है जो यूनिवर्स की बायसनेस को दिखाती है मैटर की तरफ, कि यूनिवर्स वाज स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स मैटर। एंड साइंटिस्ट्स इसीलिए बोलते हैं कि देयर इज अ सुपर पावर, देयर मे बी अ सुपर पावर, जिसने शायद कुछ थोड़ी सी बायसनेस, थोड़ी सी हमारी तरफ स्केल टिल्ट की और हम एग्जिस्टेंस में आए। वाओ। यानी 1 in a बिलियन चांस था कि वो वाला मैटर पार्टिकल बनेगा। और जो ये हम बोलते हैं कि ऑल ऑफ अस हैव डेड स्टार्स इन अस, और हम वापस से तारे ही बन जाएंगे, ये जो सेइंग है इसके पीछे की साइंस यहीं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही आपने बताया कि हम बने हैं स्टार्स से। हाँ, क्या हुआ था जब हाइड्रोजन एटम्स बने, हीलियम एटम्स बने, तो वो एक क्लाउड के फॉर्म में थे। इसके बाद डार्क एजेस स्टार्ट हुई, जब कोई भी स्टार नहीं था, एग्जिस्टेंस में नहीं था। धीरे धीरे जब बाकी सारे फोर्सेस वीक हुए, जब एक्सपांशन होता गया, तो जो एनर्जी थी वो वीक हुई, तब एक फोर्स पिक्चर में आया जो वर्ल्ड का सबसे कमज़ोर फोर्सेस में आता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। हाँ, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी पिक्चर में आ गई। ग्रेविटी अब उन फोर्सेस से स्ट्रांग हो गई।
और ग्रेविटी ने अपना असर दिखाना शुरू किया और मैटर जो था वो छोटे छोटे पॉकेट्स में इकट्ठा होने लगा। जब मैटर छोटे छोटे पॉकेट्स में इकट्ठा हुआ तो उस इकट्ठा होने के कारण प्रेशर बढ़ने लगा उन पॉकेट्स में, और वो पॉकेट्स इकट्ठे होते धीरे 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 इतने बड़े हो गए कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया। आपस में हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे में फ्यूज होने लग गए हाई प्रेशर के कारण, और हीलियम एटम्स बनाने लग गए, जो भी सन में आज भी होता है। किसी भी स्टार का ओरिजिन फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स फ्यूज होते हैं और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जो है वो रेडिएट होती है लाइट के फॉर्म में, यूवी सारा स्पेक्ट्रम उसका निकलता है बाहर। तो ऐसे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। कुछ स्टार्स भी नहीं थे, उनको हम कह सकते हैं नेब्यूला। कुछ गैसियस क्लाउड्स थे जो एकदम से चमकने लग गए, ब्राइट होने लग गए, उनमें एनर्जी आने लग गई। तब फिर से पूरे यूनिवर्स का आयोनाइजेशन हो गया, सब कुछ अफरा तफरी मच गई। और ये चला था लगभग बिग बैंग जो हम इवेंट बोलते हैं उसके 500 मिलियन साल से लेके 1.1 बिलियन ईयर्स तक। फिर से यूनिवर्स एक क्लाउड में तब्दील हो गया, जब किसको को समझ में नहीं आ रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। हाँ। 1.1 बिलियन ईयर्स बाद में फिर से ये क्लाउड छटा और तारे निकल कर बाहर आ गए। अब हम जो तारों से बने हैं, आपने जो बात कही वो इसलिए कही कि जो अर्ली स्टार्स थे उनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम बना, हीलियम एटम जुड़ के कार्बन एटम बने, हायर एलिमेंट्स बनते गए। फिर क्या हुआ, वो तारे की जब सारे एटम्स कंबाइन होके फ्यूज होके खत्म हो गए और उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बनी कि वो और हायर एटम्स बना सके, तो वो उसकी डेथ हो जाती है स्टार की। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो बाइंड करके रख सके उनको, और वो छिटक के पूरे यूनिवर्स में बिखर जाता है। तो वो जब बिखरता है तो वो हैवी एलिमेंट्स को बाहर फेंकता है। वो हैवी एलिमेंट्स किसी दूसरे स्टार में घुस जाते हैं या फॉर्मेशन में घुस जाते हैं, और वहाँ से वो और हैवी बनते हैं। इस तरह से ये रिसाइकल होते 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 तो कौन कौन से मतलब क्या क्या निकलता है उसमें, हैवी मेटल्स में क्या क्या निकला फिर उसमें? सबसे पहले तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम कार्बन जैसे लाइट एलिमेंट्स बने। उसके बाद में जब वो कंबाइन हुए तो आयरन जैसे एलिमेंट्स बने, और भी हैवी एलिमेंट्स रॉक्स का फॉर्म लेते गए। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लगभग 4.2 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट होती है, जब वो एक गैस का क्लाउड बना, जो बहुत सारी अलग अलग जगह से जो स्टार्स के बिखरे हुए टुकड़े गैसेस जो आई थी वो इकट्ठा होने लगी 4.2 बिलियन साल पहले। उसको बोलते हैं सोलर नेब्यूला। नेब्यूला मतलब एक सर्कल था। आज जो सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, जहाँ तक बाउंड्री है, वो पूरा एक गैस का क्लाउड था, आप ये समझ लीजिए। और उस गैस के क्लाउड के सेंटर में था एक स्ट्रॉन्ग मास का कंसंट्रेशन जो सन बन गया, और उसके चारों तरफ जो कंसंट्रेट होते रहे छितरे हुए पार्टिकल्स, बिखरे हुए पार्टिकल्स, अलग अलग स्टार्स से आए हुए अलग अलग एलिमेंट्स, उन्होंने प्लैनेट्स बना दिए। तो मार्स, अर्थ, मरकरी, वीनस। और आप एक इंटरेस्टिंग बात और नोट करेंगे, जो मार्स के बियॉन्ड जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो उनको सारे को गैस जाइंट्स बोलते हैं, वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो हैं वो सॉलिड प्लैनेट्स हैं। ये सिर्फ 4 सॉलिड प्लैनेट है। हाँ। वो क्यों है? आप अगर किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे, किसी भी मिक्सचर को रोटेट करेंगे, तो जो हल्का पार्टिकल होगा ना वो बाहर जाएगा। तो इसलिए वो जो गैसियस बॉल्स थे वो बाहर की तरफ चले गए, क्योंकि सब ऑर्बिट कर रहा है सन के। तो चर्निंग हुई ना। तो उस चर्निंग में जो हैवी चीज़ हैं वो तो रह गई अंदर सेंटर में, और जो गैस हैं वो सब चली गई बाहर, और वो गैस इकट्ठी होके उन्होंने गैस बॉल्स बना दी। और इंटरेस्टिंगली ये जो गैस जाइंट्स होते हैं ना, ये साइज में कंपैरेटिवली बहुत बड़े हैं। आप देखेंगे जुपिटर इज मैसिव, ह्यूज, है ना। वो इसलिए है क्योंकि अगर गैस जाइंट को एग्जिस्ट करना है, किसी गैस को बड़े फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, तो उसको उतना बड़ा होना पड़ेगा। तभी तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो गैस को पकड़ के रख पाए, वरना पूरी की पूरी जो है वो फैल जाएगी यूनिवर्स में। वरना गैस ही बिखर जाएगी। तो इसलिए जुपिटर इज़ वेरी ह्यूज, इसलिए सैटर्न इज़ कंपैरेटिवली वेरी बिग। तो ये थ्योरी है, जो थ्योरी कई सारी चीज़ें इसमें प्रूव हुई हैं, मगर वो फुल्ली प्रूव नहीं हुई हैं। टू फुल एक्सटेंट हम ये नहीं समझ पाए कि क्यों यूनिवर्स ने ये एरर किया, जिससे हम आज 1 बिलियन वर्सेस 1 बिलियन 1 वाला, ये क्यों एरर हुआ। तो जैसे हमने यहाँ हम सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन तक हमने समझा कि किस तरह से ये बना होगा। अभी इसमें ना कुछ सवाल आते हैं कि जब ये पूरा यूनिवर्स बना, तो ये आप देखोगे सर्कल इन सर्कल इन सर्कल वाली थ्योरी है यहाँ पर,
कि बिग बैंग बना, एक जो है एक गैलेक्सी है, उसके बीच में एक ब्लैक होल है जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है। फिर उसके बाद एक सोलर सिस्टम है जिसके चारों फिर से एक और ऑर्बिट है, फिर ऐसी अर्थ है उसके चारों तरफ मून का ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिटल स्टोरी जो है पूरे यूनिवर्स की, कि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की परिक्रमा कर रही है, ये ऐसा, यही नेचर क्यों है यूनिवर्स का? ये नेचर इसलिए कि अगर ये जिनके पास में ये परिक्रमा नहीं थी ना, हाँ, वो यूनिवर्स में रेडियली निरंतर लगातार चलते चले गए, अकेले, हाँ, एकला चलो हो गया। हाँ, वो चलते चले गए। और अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को आपस में ग्रुप में रहना था, हाँ, तो उसको ग्रेविटी चाहिए थी। अगर ग्रेविटी है और कोई मास दूसरे मास के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा है ना, तो वो उसके अंदर फॉल बैक कर जाएगा। अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता तो अर्थ सन के अंदर कब की चली गई होती, कोलैप्स कर देगी। हाँ, ठीक है। उसको कोलैप्स होने से रोक कौन रहा है? उसका मोशन, सर्कुलर मोशन, रिवॉल्यूशन अराउंड सन। हाँ, अब अगर यही नहीं होगा, जिन में भी ऐसा हो सकता है कि जिन प्लैनेट्स के पास में, जो प्लैनेट्स या रॉक्स उस समय बने, उनके पास में ये सर्कुलर मोशन नहीं था, वो सीधे सन में कोलैप्स कर गए। और जो बचा वो रोटेट कर रहा है। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहीं से आ जाता है अकेला ही, जैसे अभी पीछे भी हमने देखा, तो 3i एटलस, तो वो अकेला निकला हुआ है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर जाता रहेगा। सन की वजह से थोड़ा सा उसका जो है पाथ चेंज होगा, बट वो अकेले ही चलता चला जाएगा। वो कोई एक सिस्टम फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सिस्टम फॉर्म करना है तो फिर ग्रेविटी और ऑर्बिट्स होने पड़ेंगे, और सिस्टम होगा तो ही लाइफ सस्टेन होगा, वरना आपके आसपास की परिस्थिति चेंज होती रहेगी, ना आपके पास एनर्जी का सोर्स है, ना आपके पास कोई और दिन और रात और वो सब चीज़ें, तो फिर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अनलेस चीज़ें ऑर्बिट में। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि लाइफ एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए स्टैटिक कंडीशंस चाहिए, कांस्टेंट कंडीशंस चाहिए। आज लाइफ एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अर्थ क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं वो बहुत कम है। अर्थ के पास में ऐसा नहीं है कि अर्थ पे लाइफ इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है। जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी तब भी लाइफ यहाँ पे थी। आज अगर हम अर्थ की लाइफ माने 100 साल है, तो ऑक्सीजन आए सिर्फ 12 साल हुए, मतलब 88 ईयर्स तक अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। तब भी जो अर्थ पे जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ है ना, वो 98 ईयर्स पहले का है, अगर अर्थ की लाइफ 100 ईयर्स है। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि अर्थ की लाइफ जो कि 4.3 बिलियन ईयर्स है, 4.3 बिलियन ईयर्स के 82% ऑफ दैट टाइम जो है वो तब ऑक्सीजन थी नहीं, लेकिन लाइफ थी। यानी ऑक्सीजन के साथ लाइफ एग्जिस्ट करने का जो टाइम है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बिना ऑक्सीजन के जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी। उस समय क्या क्या ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, क्या क्या हुआ होगा, हमें मतलब शायद पूरा पता भी नहीं होगा। अर्थ पर जो लाइफ का अर्लीस्ट एविडेंस है वो पहले मिला था ग्रीनलैंड में। हम कहते हैं 4.2 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। जब फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ वॉज इन अ मोल्टन स्टेट। ऑफ कोर्स वो एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था अर्थ का, और वो सन के पार्टिकल, सन का ही एक फॉर्म है, सन से ही बना है, तो वो मोल्टन स्टेट में था, गर्म था, बहुत ज़्यादा हीट थी उसमें, तो उसमें लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन होना स्टार्ट हुई तो वो रॉक का फॉर्म में आ गई। उस रॉक के अंदर कई सारे मेटल्स का, कई सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर था, और अर्थ के फॉर्मेशन के लगभग 1.7 बिलियन ईयर्स तक अर्थ के ऊपर बहुत सारे मीटियोर्स का शावर होता रहा। जो भी पार्टिकल्स, जो समझ लीजिए जो बहुत सारा क्राउड सन के अराउंड घूम रहा था, आज वो क्राउड नहीं है। वो क्राउड कहीं ना कहीं मर्ज हो गया, वो कोलैप्स हो गया अर्थ में। हाँ, वो अर्थ में कोलैप्स हुआ, जुपिटर में हुआ, हाँ, या फिर सन में ही हो गया। हाँ, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो ऑर्बिटल सस्टेन कर सके, वो गिर गए। तो जो विनर्स निकल कर बाहर आए उनमें से एक विनर अर्थ था, जिन्होंने फाइट लड़ी सर्वाइवल की। तो अर्थ में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स आए जो अलग अलग, हमें ये नहीं पता कि आज हमारे अंदर जो कार्बन है, ठीक है, वो किस स्टार से बना होगा। हो सकता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद जो स्टार बने उनमें से कुछ कार्बन जो एटम्स जो बने हों आज वो हमारी बॉडी में हों, हमें नहीं पता। तो ऐसे ही एक रॉक से,
ऐसे ही एक मीटियोर से पानी अर्थ के ऊपर आया, H2O। तो पानी अर्थ पे था नहीं, मतलब पहले अर्थ मोल्टन स्टेट में था। हाँ। तो ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई एक मीटियोर था या कोई एक रॉक था जो पानी का बना हुआ था, फ्रोजन आइस या कुछ, वो उस अर्थ पे गिरा, तब अर्थ पे पानी आया। और ऐसे ही कई सारे हैवियर एलिमेंट्स भी आए अर्थ के ऊपर। तो ये पानी के बारे में भी ना हमारी धारणा बहुत चेंज हुई है टाइम के साथ। पहले हमें लगता था कि पानी सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का, दोनों ही चीज़ें हम मानते थे। फिर हमें जैसे जैसे हमने और एक्सप्लोरेशन करी, एक तो हमें पता चला कि पानी हमारे अपने चांद पे ही है। फिर जैसे यूरोपा पे तो पानी पता नहीं कितना ही पानी की ही सतह, ऊपर बर्फ़ है और नीचे पानी ही पानी है। और फिर जब और पढ़ा गया तो ऐसा पता चला कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारे मीटियोर्स हैं, मतलब वाटर इज़ इन मच अबंडेंस इन द यूनिवर्स। मतलब जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में। इसमें आपका क्या थीसिस है इसके ऊपर? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वाटर कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो अर्थ पे ही इजाद हुआ हो। मतलब रेयर मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, किसी लैब में नहीं बनाया गया है, नेचुरली फॉर्मेशन इसका हुआ है। तो कई सारे प्लैनेट्स पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। इनफैक्ट आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप किसी भी कमरे के अंदर लाके छोड़ दो, तुरंत वाटर बना लेगा। हाइड्रोजन की बर्निंग वाटर ही बनाती है। हाँ, ठीक है, हाइड्रोजन कार्स भी इसी पे फेस्ड है। तो बहुत ही ईजी है इसका बनना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे। इनफैक्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ का अर्थ के बाद में, वो है मार्स। और मार्स पे बहुत सारे मिशंस ऐसे हुए हैं जिनको पानी मिला है। मार्स के पोल्स पे आइस है। हाँ। मार्स के सरफेस के नीचे पानी मिला है, फ्रोजन वाटर मिला है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि वाटर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अर्थ। और जैसे लाइफ को भी पानी की खोज से जोड़ा गया था। अब आप कह रहे हो कि भाई अगर जो है वाटर बहुत ज़्यादा स्केर्स नहीं है, तो क्या मतलब ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा स्केर्स नहीं है यूनिवर्स में? या ऑक्सीजन भी स्केर्स नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिंपल एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल एलिमेंट्स एबंडेंस में होंगे। कई सारे मीटियोर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का होना, अगेन मैं कह रहा हूँ, लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो 88% ऑफ द टाइम जो लाइफ थी वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रही थी अर्थ पर। जो सबसे पहला प्रूफ मिला है वो ग्रीनलैंड में मिला था 3.7 बिलियन ईयर्स पहले का। और ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंट फाइंडिंग्स हैं कि 4.1 बिलियन ईयर्स पुरानी लाइफ मिली है। 4.1? या तो तब तो मतलब अर्थ जो है वो एक मोल्टन स्टेट में ही था, जैसे हमारी बात हुई। तो उस मोल्टन स्टेट में भी लाइफ होती थी, उसके हिसाब से लाइफ होती थी। हम ह्यूमंस आज अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है, हम अर्थ पे विजय पा चुके हैं। हम ह्यूमंस कुछ नहीं हैं। हमें इस धरती पर एग्जिस्ट करते हुए लगभग 7-8 लाख साल हुए हैं। मगर अर्थ कितनी पुरानी है। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सी क्रीचर्स हैं। और अर्थ पर जो लाइफ की फॉर्मेशन थी वो एनएरोबिक थी, बहुत लंबे टाइम तक विदाउट ऑक्सीजन थी। और वो पॉसिबल क्यों हुई? देखिए, कोई भी प्लैनेट जब तक सॉलिड स्टेट में है ना, उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी। लाइफ बनने के लिए हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो आप समझते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। और लाइफ कैसे शुरू हुई होगी? जब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का शेप लिया होगा, बड़े एमिनो एसिड्स बनाए होंगे, प्रोटीन्स बनाए होंगे और आरएनए बनाया होगा। तो ये सब एक लिक्विड एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है, जब इजीली आपस में रिएक्ट कर सके। सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। तो जब वाटर आया तब इजी हो गया लाइफ के लिए। और मोल्टन स्टेट में जब अर्थ थी तब भी ये इजी था। तो आपने ये 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है ना जल्दी निकल गई। तो आपने एक तो ये बोला कि भाई अर्थ पे ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन नहीं था, तब भी लाइफ बनी। और उसका प्रूफ भी हमें मिलता है ग्रीनलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। किस टाइप का लाइफ फॉर्म मिला है हमें? तो स्कूल में अगर हमने पढ़ा था, वैसे सबने पढ़ा था मगर हमें याद नहीं होगा, सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो बहुत ही सिंपल सेल्स होती हैं, उनके अंदर सिर्फ आरएनए होता है। तो जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी।
वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी वो वाटर के अंदर बनी थी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते रहे, आपस में जुड़ते रहे, आरएनए बना और उसने सेल्स का रूप ले लिया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल्फ हंटिंग टाइप का हो गया, जिसने खुद से ढूंढ के खुद के थर्स्ट को, खुद के खाने को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, अलग कंपाउंड्स को जोड़ना शामिल कर दिया। उसने ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जिससे वो रिप्रोड्यूस हो सकता था। तो ये जब चालू हुआ ना, तो ऐसा भी नहीं है कि लाइफ जो है वो एक इंस्टेंट में जस्ट स्विच दबाते ही चालू हो गई। इसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का फॉर्मेशन लगा। यानी कि ये जो आपने बताया 4.1 बिलियन ईयर पहले जब ये मिला हमें ये ऑर्गेनिज्म ऑस्ट्रेलिया में, तो वो 4 बिलियन, वो मतलब वाटर कहीं से आया और उसके बाद ये बना। तो यूनिवर्स में पानी ज़रूरी नहीं है लाइफ के लिए, लेकिन अर्थ पे लाइफ कहीं ना कहीं शायद पानी से जुड़ी हुई है। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट जो है, जो 4.1 बिलियन ईयर्स पहले की जो लाइफ मिली है, उसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर ही रहे हैं। हाँ। अभी तक ये बिलीव था कि 3.7 बिलियन ईयर्स पहले जो ग्रीनलैंड का एविडेंस है वो ओल्डेस्ट है, मगर अब मे भी कुछ ऐसी रिसर्च आ जाए जो ये प्रूव कर दे कि पानी पहले आया या लाइफ पहले आई। हाँ। तो अभी के लिए तो जो साइंटिस्ट का कहना है वो यही है कि पानी से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। पानी के कारण यहाँ पे हमने देखा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ईजी हो गई, उनको एक लिक्विड एनवायरनमेंट मिलता है। आप केमिस्ट्री में, अगर आप लैब में भी किसी में जाएंगे तो कोई भी रिएक्शन जो करवाई जाती है वो लिक्विड में ही करवाई जाती है, कोई एक लिक्विड एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो ईजी होता है रिएक्ट करना। तो ये मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि यूरोपा जो मून है वो 20 किलोमीटर बड़ी सतह है आइस की, उसके नीचे पानी पानी है। अब अगर पानी, जैसे आप कह रहे हो कि पानी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जहाँ पर केमिकल्स इजीली फ्यूज़ हो पाते हैं और रिएक्शन ज़्यादा हो पाते हैं, तो वो 20 किलोमीटर की जो बर्फ़ की परत जमी हुई है लाखों सालों से, उसके नीचे क्या होगा ये जानने के लिए नासा एक मिशन भेज रहा है। और क्या आएगा उसमें, मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स हो सकता है उसके नीचे हमें ऐसे क्रीचर्स मिल जाएं जो खुद अपनी एक जर्नी करते हुए आ रहे हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन की। मे बी पॉसिबल, बट यहाँ पे एक और फैक्टर हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या लाइफ के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ पानी का होना इनफ है। सबसे पहले तो जो आज की लाइफ है उसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए, वो है कार्बन। कार्बन के बिना हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा एटम है जो सबसे छोटा एटम जो है वो बहुत सारे अलग अलग एटम्स को कंबाइन कर सकता है। कार्बन में वो एबिलिटी है बाइंड करने की एबिलिटी है। हाँ। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, सल्फर के साथ भी बाइंड हो सकता है, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। एक भी ऐसा एटम आप बता दीजिए, ऑलमोस्ट सारे एटम्स कार्बन के साथ बाइंड हो सकते हैं। और कार्बन इज द यूनिवर्सल लाइफ क्रिएटर आज अर्थ पे। तो इसलिए इट मे बी पॉसिबल कि अगर वहाँ कार्बन ना हो तो हो सकता है लाइफ नहीं हो, मगर हमें नहीं पता। हाँ। हो सकता है वहाँ कार्बन अगर हुआ और उसने कुछ वहाँ पे तहलका मचा दिया हो, है ना। और कार्बन भी इतना रेयर नहीं है यूनिवर्स में। ऑफ कोर्स कार्बन भी इतना रेयर नहीं है। तो ये जितना हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत रेयर है, हो सकता है सिर्फ हमें नहीं मिली है कोई और लाइफ फॉर्म, बट इतनी रेयर ना हो। जो भी साई-फाई मूवीज हम देखते हैं ना, हाँ। तो जब भी किसी भी साई-फाई मूवी के अंदर लाइफ मिली है ना, तो तहलका ही मचा है। हाँ। सो बट गौरव भाई एक चीज़ बताओ, ये हम यहाँ तक आ गए कि अर्थ पे अर्ली लाइफ फॉर्म कैसे बना, मून कैसे बना? मून एक ऐसा रॉक है जो उसका फॉर्मेशन हुआ जब कोई मीटियोर अर्थ से टकराया और वो एक बड़ा रॉक, एक बड़ा पोर्शन मोल्टन अर्थ से निकल कर चित्रा के उसकी ऑर्बिट में पकड़ में आ गया। तो वो मोल्टन स्टेट में जब अर्थ थी तो उसमें से ही कुछ पार्ट निकल कर मून बना है। बट इसमें कई सारे थ्योरीज आते हैं। मैं कहीं पर ये भी देख रहा था कि कोई और बाहर से ऑब्जेक्ट आकर अर्थ से टकराया और फिर वो मून बना। तो उस टकराने से, उस कोलिजन से जो डेब्री निकला उससे बहुत एक उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि मून जो है वो अर्थ के आसपास था ही नहीं, उसको ला करके इंस्टॉल करा गया है, मतलब एलियन है मून। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कई सारी हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, बट मून की अगर सरफेस देखो तो वो इतनी अलग है अर्थ से, जिसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
बोली जाती है कि मे बी पॉसिबल कि मून जो है वो एक्सटर्नल मीटियोर हो, जो कि किसी ने लाया तो नहीं हो मगर नेचुरली आ गया हो और वो वहाँ जाकर अर्थ की ऑर्बिट में इंस्टॉल हो गया। बट मून और अर्थ की सरफेस का अलग होना वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुई, अर्थ के सरफेस आज ऐसी क्यों दिखती है? क्योंकि अर्थ में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। हाँ, अर्थ के अंदर कई सारे वाटर बॉडीज थे जिन्होंने अर्थ को शेप दिया। अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर है जिसके क्लाउड्स ने उसको शेप किया, कई सारी रिएक्शंस हुई। मून पे वो सब कुछ नहीं हुआ, तो क्या पता अर्थ भी मून जैसा ही दिखता हो पहले। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली एलियन रॉक है मून। मे बी सम पोर्शन ऑफ अर्थ और सम पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल मीटियोर। और जब ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए अर्थ पे, एक तो मतलब ये हम ना बहुत आराम से निकल जाते हैं आगे ये बोल करके कि हाँ फर्स्ट लाइफ फॉर्म हो गई, बट फर्स्ट लाइफ और नो लाइफ में सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशंस का फ़र्क नहीं है, एक लेवल की कॉन्शियसनेस का भी फ़र्क है जो बहुत बड़ी, वो केमिकली मतलब ये अगर स्टेप लैडर में एवोल्यूशन देखो कि नॉन लिविंग फॉर्म बट केमिकल्स इवेंचुअली मर्ज रिएक्ट इन अ मैनर कि बायोलॉजिकल बीइंग निकल जाता है उससे, चाहे वो सिंगल सेलुलर ही हो। तो कैन कॉन्शियसनेस भी ओरिजिनेटेड थ्रू केमिस्ट्री? ऐसा सवाल मन में आता है कि क्या कॉन्शियसनेस केमिस्ट्री से ओरिजिनेट हो सकती है? हमारी कॉन्शियसनेस को हम ब्रेक डाउन करें अगर दिमाग के अंदर, तो हमारा दिमाग किससे ड्रिवन है? हमारे दिमाग के अंदर जो भी सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट हो सकता है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स आपस में चार्ज का आदान प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बताया जैसे बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपस में इवॉल्व होने में अपने आप को देते हैं। और ऐसे अगर चार्ज्ड सिग्नल्स एक दूसरे को भेजना अगर स्टार्ट कर देते हैं, और साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिसमें उन्होंने एक आइसोलेटेड सॉल्यूशन के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाला और वहाँ पे लाइटनिंग इंट्रोड्यूस की। उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए वहाँ पे, जैसा कि अर्थ के एनवायरनमेंट में उस समय हुआ होगा, लाइटनिंग गिरी होगी, वाटर के अंदर कई सारे इम्पल्सेस गए होंगे। तो उस लाइटनिंग से उन्होंने देखा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना चालू हो गए, आरएनए बनना चालू हो गया। अच्छा, तो यानी कि ये क्लाइमेट, वाटर, केमिकल सब ने एक राइट पोजीशन पे आकर के जो है ये फॉर्मेशन होती है। और फिर भी हम कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा रेयर नहीं है लाइफ का फॉर्म होना जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये इसके कंपोनेंट्स देखो तो और भी हमें ऐसा पता है और प्लैनेट्स जहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट है कि वहाँ पर स्टॉर्म्स आते हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट है कि लाइटनिंग भी डिटेक्ट होती है। जी, सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मार्स, जिसको हमने एक्सप्लोर किया है, हम एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। तो उसमें लाइफ क्यों नहीं इवॉल्व हो पाई, उसका सबसे बेसिक रीज़न जो समझ में आ रहा है कि वो सॉलिड स्टेट में है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे पानी है, मगर उनके सरफेस पे, मार्स के सरफेस पे जो भी पानी था ना, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वो सारा पानी सब्लिमेट होकर यूनिवर्स में चला गया। उस पानी को एटमॉस्फेयर प्रेशर पकड़ के नहीं रख पाया। आज आप एक गिलास पानी यहाँ रखते हैं तो वो पानी की लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगा हुआ है। हाँ। आप उसी पानी को वैक्यूम में रख दीजिए, वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। बिल्कुल। तो अर्थ के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मार्स के ऊपर जो सतह है मार्स की जो रेत है जिसको रेगोलिथ बोला जाता है, उसके नीचे कई सारे मिशंस ने, नासा का फीनिक्स मिशन था, उसने उस रेगोलिथ को खोदा तो उसको नीचे आइस मिली। वाह। उसके ऊपर का पानी तो सब्लिमेट हो गया था, मगर क्योंकि रेगोलिथ थी, रेगोलिथ के नीचे जो आइस थी वो इंसुलेटेड फॉर्म में अभी भी जमी हुई है। तो मार्स क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लाइफ फॉर्म इवॉल्व नहीं हो पाई। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है अर्थ पर लाइफ इवॉल्व होने का, वो ये है कि हमारे पास में मैग्नेटिक पोल्स हैं।
हमारे पास में जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे कॉस्मिक पार्टिकल से जो हमारे ऊपर बम्बार्ड करते हैं पूरे सन से, हाँ सन से, यूनिवर्स से, हर जगह से आ रहे हैं। हाँ। तो वो कॉस्मिक पार्टिकल्स मार्स के सरफेस पे फायरिंग कर रहे हैं, मगर हमारे अर्थ से वो डिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, उस कारण वो पार्टिकल्स छितरा के इधर उधर चले जा रहे हैं। इस कारण हम सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरा रीज़न है कि हमारे पास में यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए ओजोन लेयर है। हालांकि ओजोन लेयर जब नहीं थी तब भी लाइफ थी, हमने ये देखा कि ऑक्सीजन से पहले भी लाइफ थी, मगर वो लाइफ उस समय पानी के नीचे थी ताकि यूवी से शील्ड हो सके। तो मार्स के पास में वो शील्ड होने के लिए पानी नहीं है, इसलिए मार्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं अर्थ के एडवांटेज में रहे। जब अर्थ के पास एटमॉस्फेयर था, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये सब चीज़ें अर्थ के ऊपर लाइफ के फेवरेबल एनवायरनमेंट बना पाई। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सेलरेट करें तो इंटेलिजेंट बीइंग्स, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? कि ये जो हम सबको समझ में आता है कि एवोल्यूशन हुआ, बट एवोल्यूशन में हम और इंटेलिजेंट कैसे होते गए? और उससे भी बड़ा सवाल जो मेरे मन में आता है कि ऐसा कैसे है कि 4.3 बिलियन ईयर्स में हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर हम एक प्राइमेट से, हंटर गैदरर से एक सिविलाइजेशन में आए, एग्रीकल्चर में आए। लेकिन लास्ट कुछ हज़ार सालों में इतनी तेज़ गति से एवोल्यूशन बढ़ा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच गए। अब हंटर गैदरर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सफ़र है ये बहुत लंबा, अगर हम एवोल्यूशन की स्पीड देखें तो ये बहुत लंबा सफ़र होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं? अब हमारा इंटेलिजेंस बहुत जल्दी बढ़ रहा है। देखिए, इवोल्यूशन अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो शारीरिक चेंजेस को ही बोला जाता है। और हमारे माइंड के स्ट्रक्चर में पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए। तो इसको हम इवोल्यूशन नहीं बोल सकते, इसको हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बोल सकते हैं। इवोल्यूशन उसको बोला जाएगा जब ह्यूमंस ने 4 पैर से 2 पैर पे चलना स्टार्ट किया, वो अभी भी स्लो ही है। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमने किया है, हम इस चीज़ को जान रहे हैं, मगर हमें नहीं पता हम केवल 7 लाख साल से इस धरती पर हैं। डायनासोर्स 200 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले तक थे, यानी कि लगभग 150 मिलियन साल। बहुत बड़ा समय है। हमें नहीं पता कि वो कितना इवॉल्व हुए होंगे। हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए होंगे, उनके क्या तरीके होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा। और वो सारा कुछ डेकेड्स में ख़त्म हो गया। वो सारा कुछ डेकेड्स में वैनिश हो गया। और हम अपने आप को परमानेंट ना समझे। मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप समझते हैं आपने अर्थ को कॉन्कर कर लिया, नहीं, यू आर जस्ट अनदर स्पीशीज जो बाकी स्पीशीज से बहुत इमेच्योर है। हाँ, क्योंकि हम अपने हैबिटेट खुद ही खराब करते हैं। हम कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म नहीं होने वाली बंधु, तुम खत्म हो रहे हो। क्योंकि दुनिया तो, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग कर दी, पोल्यूशन कर दी, ओजोन लेयर में छेद हो गया, यूवी रेडिएशन आ गई, तो ऐसे क्रीचर्स डेवलप कर लेगी जो उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने लायक होंगे। हाँ, फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा और फिर वो नए क्रीचर्स आ जाएंगे। मतलब मैं उस दिन पढ़ रहा था 99.6% स्पीशीज जो हैं अर्थ की वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया ख़त्म होगी तो हम ख़त्म होंगे? यानी हम अपने माइंड में ये सोच रहे हैं, आप सही कह रहे हो, कि हम तभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जब ये प्लैनेट ही एक्सटिंक्ट हो जाए। उसमें भी हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ बन के हम तो कहीं और चले जाएंगे, अर्थ ख़त्म होगी, हम नहीं ख़त्म होंगे। तो बहुत बड़ी ईगो है इसके अंदर। यही धरती पे 99.6% स्पीशीज़ जो कभी भी एग्जिस्ट करती थी इतने लंबे समय में, वो ख़त्म हुई हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम भी इस अर्थ के ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा पहले ख़त्म हो जाए। ऑफ कोर्स हम लोग कोई बहुत टॉप स्पीशीज़ नहीं है। हाँ, है ना, हमने भी वही सब चीज़ें की हैं जो बाकी सारे स्पीशीज़ ने किया। हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को डेवलप किया। हालांकि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने इवोल्यूशन के अंदर अपने माइंड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। हम ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसने अपने माइंड का उपयोग किया, उसको कॉन्कर कर लिया। हाँ, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आ गई, हमारे अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। तो मगर दिस इज़ नॉट सच अ बिग एडवांटेज कि हम सोच रहे हैं कि हम अर्थ के सर्वाइवल के आगे निकल जाएंगे। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि एक छोटा सा पत्थर आए, जैसे कि 65 मिलियन साल पहले आया था,
ठीक है, वो मैक्सिको के पास के अंदर एक युकातान पेनिनसुला है, वहाँ पर वो पत्थर आके गिरा। उस पत्थर से क्या हुआ, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, अर्थ के अंदर की प्लेट्स आपस में टकराने लगी, हर जगह वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ऐसा क्लाउड अर्थ के चारों तरफ फैल गया कि अर्थ के ऊपर 3-4 साल तक सनलाइट नहीं आई। उससे क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट्स तबाह हुए तो हर्बीवोर्स पहले तब मरे। हर्बीवोर्स के जाने के बाद में कार्निवोर्स जो उनको खाते थे वो मरे, और अर्थ की ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज उस एक पत्थर के कारण खत्म हो गई। तो वो एक पत्थर, अब नासा जो है वो इसी प्रोबेबिलिटी में है कि ह्यूमन काइंड कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है उसके तरीके ढूंढ रहे हैं और उसको बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो अब ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि अगर कोई मीटियोर आए तो उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रूवन फैक्ट है कि एक मीटियोर हमें तबाह कर सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है। हालांकि मैं एक स्टैट देता हूँ, अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस्ट्रॉइड स्ट्राइक ऑन अर्थ इज 1 in a million। 1 मिलियन में एक चांस है कि एस्ट्रॉइड स्ट्राइक होने से हम मरेंगे। 10 में से एक चांस है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डेवलप कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा एक्सटिंक्शन कॉज होगा। सो ये जानने के लिए ये पॉडकास्ट आप लोग जाकर देख लेना। सॉरी, आप कुछ कहने वाले थे? नहीं, बिल्कुल। मैं भी यही कह रहा था कि मैंने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने एक पॉपुलर AI प्लेटफॉर्म पे मैंने ये अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के डाला था कि आपके हिसाब से क्या टॉप 10 डेंजर्स हैं ह्यूमन काइंड को। तो सबसे पहला डेंजर उसने बताया कि AI टर्निंग रोग अगेंस्ट यू। हाँ, अच्छा, AI ने खुद ने बताया। वाह कि AI टर्निंग रोग अगेंस्ट यू इज द मोस्ट डेंजरस थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट। तो यानी वो जो डेटा छप रहा है ना वो भी उसी पे ही ट्रेन हो रहा है। हाँ। तो इसलिए वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि वो खुद ये बोल रहा है। बट यही चीज़ एंथ्रोपिक के CEO भी बोल रहे हैं, यही चीज़ गूगल के जो एक्स लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। सो ये एक कंसर्निंग बात है जिसको हमें, बट ये खैर किसी और दिन के लिए। आज गौरव भाई बहुत मज़ा आया मुझे। ये पूरी जर्नी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी हमने कुछ मिनटों में कवर करी है, इसको हम और कंटिन्यू करेंगे और ये और आपके साथ बैठेंगे ये पूरी जर्नी और एवोल्यूशन, इसमें बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स हैं वो सब कवर करने के लिए। और बहुत मज़ा आया मुझे। तो हमने जो भी चीज़ कवर की है ना, हाँ, वो भी श्योर नहीं है। हो सकता है कि आज से 2 साल 3 साल बाद में हम वापस अगर बैठे हैं इसी टेबल पे और यही कन्वर्सेशन हम वापस करें तो वो एक एंटायरली डिफरेंट एपिसोड हो। हाँ, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है वो हर दिन पुरानी रिसर्च को काटता जा रहा है। हाँ। कभी साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था, कभी बोल रहे हैं ऐसा हुआ था, कभी कुछ। तो ये सब अभी भी एक नेशेंट स्टेज पे है। हाँ, जबकि हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली समझ गए हैं बहुत चीज़ें और हम AI बना रहे हैं अब। बट एज यू आर राइटली सेइंग कि बहुत चीज़ें जो हम भी अभी नेसेंट स्टेज पे ही हैं। हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी कि 1 in a billion चांस है। हाँ, हम उस चांस को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए शायद हम लोग रिलीजन या सुपर पावर में साइंटिफिकली बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, मगर साइंस वहाँ तक पहुँचा ही नहीं अभी। हाँ, तो मे भी पॉसिबल कि आज से 10 साल बाद में या 20 साल बाद में हम लोग वापस बैठें तो हम कहें स्टार्ट करें यार ये सुपर पावर है यार। हाँ। सुपर पावर उसने स्टार्ट किया है, या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तक हम पहुंच गए हैं, वन ऑफ द टू। या फिर ये थ्योरी कि किसी एक्सटर्नल एलियन सोसाइटी ने आकर हमारे माइंड को डेवलप करना स्टार्ट किया। हाँ। जिससे हमारे अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। हु नोज। अगली बार डिस्कस करेंगे। पर बहुत मज़ा आया गौरव भाई, बहुत फैसिनेटिंग डिस्कशन था और अभी कुछ और पॉडकास्ट हमारे प्लान्ड है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में बता देना और फ्यूचर एपिसोड्स के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।